वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, विजय जी, संगीत रागी जी, समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात अब हम करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं और खास तौर पर हिंदू समाज से आने वाले लोगों के लिए स्थिति विकट होती जा रही है। कट्टरपंथियों के टारगेट पर है वहां पर हिंदू। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर अब हिंदू समाज का सब्र का बांध टूट चुका है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले 14 महीने से बांग्लादेश में लगातार बढ़ते हुए अत्याचार के खिलाफ अल्पसंख्यक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ज्यादा तो क्या ही कर सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, पोस्टर लहरा सकते हैं। बांग्लादेश में शरिया कानून के तहत अब देश को चलाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार तमाशबीन बनी हुई है। हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। हिंदुओं की सुरक्षा के नाम पर पुलिस प्रशासन का रोल जीरो है। अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए बेगम खालिदा जिया की पार्टी के नेता भी हिंदुओं के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं। उपद्रवियों को भड़काया जा रहा है। ढाका समेत अलग अलग इलाकों में जमाते इस्लामी के लोग एक्टिव हो चुके हैं। हिंदू बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने की कोशिश भी हो रही है। ऐसी खबरें भी वहां से आ रही है। जैसे पाकिस्तान में आप देखें कैसे धीरे धीरे करके हिंदू और संकुचित होते हुए चले गए। किसी का धर्म परिवर्तन कर दिया गया तो जबरन किसी हिंदू लड़की से मुसलमान लड़के ने शादी कर ली, वहां ऐसे भी धर्म परिवर्तन किया गया। उसी तर्ज पर बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी अपनी पूरी ताकत के साथ अल्पसंख्यकों पर हावी होते जा रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है बांग्लादेश की आवाम का, क्या चीज है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिस्पांसটা খুবই ভালো। हम लोगों को काफी बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। खास करके 5 अगस्त के बाद की बात करें तो लोग अभी नई राजनीतिक पार्टियां चाह रहे हैं। उसी को देखते हुए जमाते इस्लामी को वो पसंद कर रहे हैं। जमाते इस्लामी के नेतृत्व में सब है। शेख हसीना को लेकर हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। शेख हसीना ने पिछले 17 सालों में बांग्लादेश में लोगों को वोट करने के अधिकार को खत्म कर दिया। 3 बार चुनाव हुए। एक बार रात में वोट डाले गए, एक बार तो बिना चुनाव के ही सब कुछ हो गया, और एक बार तो शेख हसीना की पार्टी ही चुनाव लड़ी, आपस में ही सब तय कर लिया। मतलब शेख हसीना ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। दूसरी बात ये कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को एकदम ध्वस्त कर दिया था। यह कानून सिर्फ एक पार्टी के लिए था। शेख हसीना जो बोलती थी, शेख हसीना जो निर्देश देती थी, वही यहाँ पर होता था। असल में कानून व्यवस्था उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी। एक दलीय বিচার ব্যবস্থা। शेख हसीना যা বলতো, शेख हसीना যা করতো, যে নির্দেশ দিত তাই এখানে হইতো। আসলে বিচাররা ছিল একটা কাঠের পুতুল। यूनिस सरकार की अगर कोई परेशानी वहां पर समाज से है, हिंदू समाज से है, तो वो उन्हें खुलकर बतानी चाहिए, क्योंकि जमात जो भी वहां पर कर रही है वो बड़ा एविडेंट है। हिंदुओं के खिलाफ हर रोज अत्याचार हो रहे हैं। जब पहली बार इस तरीके की घटनाएं सामने आई थी, हमने देखा था मंदिर तक पर हमला हुआ था, मूर्तियों को खंडित किया गया था। ये 30 हिंदुओं की हत्या की खबर हमने आपके सामने रखी। 1300 से ज्यादा घटनाएं हिंदुओं पर हमले की आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार आंख बंद करके बैठी है। जमात अब क्यों सड़क पर निकल रही है, वो क्या चाहती है, और क्या बांग्लादेश, रागी जी, पाकिस्तान बनने की राह पर चल पड़ा है, जहां पर मुसलमानों के लिए ही सिर्फ जगह है, हिंदुओं के लिए जगह नहीं? देखिए, बांग्लादेश पहले भी पाकिस्तान की राह पर था। यदि आप देखेंगे कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जो जमीयत इस्लाम है, उसका दबदबा वहाँ की राजनीति में बहुत बढ़ गया था। और बेगम खालिदा जिया जब सत्ता में थी तो उनके समय तो हिंदुओं के साथ तो बहुत अत्याचार हुए थे। भाग करके वहाँ से चिटगांव हिल्स के आसपास जो भी बौद्ध थे और जो हिंदू थे, वो भाग करके बंगाल के अंदर आए थे। आज के दिन में दिसंबर, जैसे कहा जाता है कि जो 2024 के अंदर जो है, 24 के अंदर भी जो है वो हजारों केसेस जो है वो हिंदुओं के खिलाफ हुए। 8-9 हज़ार केसेस जो है वो हिंदुओं के खिलाफ हुए। उसमें 250-300 हिंदू लोग मारे भी गए हैं वहाँ पे। कई जो है उनको पुलिस स्टेशन में उनको जो है उनका केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं।
खास करके गाँव में बहुत परेशानी है उनको, शहरों में उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन गाँव में हिंदुओं के खिलाफ जबरन उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार कर देना, जबरन उन पर धर्मांतरण का दबाव डालना, मारपीट करना, उनकी संपत्ति में आग लगा देना, ये आम चीज़ें हो गई थी बांग्लादेश के अंदर। तो मुझे लगता है कि जब जमाते इस्लामी ताकतवर होकर के आएगी, जिस प्रकार से हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद जैसे संगठन जो है वहाँ पर हैं, वैसे ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी हैं, और वो और सारे के सारे जमाते इस्लाम के संरक्षण में वो हैं। यदि ये चीज़ें ये ताकतवर होकर के आने वाले चुनाव में यदि ताकतवर होकर के उतरती है तो निश्चित तौर पर हिंदुओं के लिए ये बड़ा कठिन दे रहा है। वहाँ की बांग्लादेश की आबादी में हिंदू जो है, मज़ेदार बात देखिए कि जितना थे उससे आधे से भी ज़्यादा वो कम रह गए हैं, और भारत के अंदर जो है वो मुस्लिम आबादी जहाँ थी उससे दुगनी हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइनॉरिटी कहाँ फ्लरिश कर रहा है। भारत के अंदर मुसलमान फ्लरिश कर रहा है, उसकी जनसंख्या का अनुपात बढ़ गया है, और वहाँ पर जनसंख्या का अनुपात सीधे दुगना से जितना था उससे भी आधा हो गया है। आने वाले दिनों में शेख हसीना को इसीलिए हिंदू लोग वहाँ पर वोट करते थे कि कम से कम शेख हसीना के समय उनके मंदिर सुरक्षित थे, मंदिरों पर है, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कम से कम हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आ जाता था। अब स्थिति यह है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए न तो सेना तक ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते थे जब वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था, जब वहां पर एंटी हसीना प्रोटेस्ट चल रहा था और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, तो सेना की वर्दी में लोग जो थे वो भी उसमें शामिल हो गए थे कई लोग। तो आप समझ सकते हैं कि जमाते इस्लाम जो है वो कितना अंदर तक पेनिट्रेट किए हुए हैं ऑलरेडी वहां के तंत्र में। हिंदू फिर जाएगा तो जाएगा कहाँ? हर्षवर्धन जी, ये अब देखिए, यहाँ भारत में बैठकर हम वहाँ के हिंदुओं के लिए कुछ कर सकें, ये सरकार को सोचना है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, हमारे संवाददाता जो वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं वो ऑफ रिकॉर्ड भी बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। हिंदुओं के लिए वहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। देखिए मीनाक्षी, पहली बात तो ये कि ये बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, हमसे कट गया है, अब वो एक देश है, और उस देश को हम इस तरह से देखें कि वो हमारी ही ज़मीन था, तो हिंदुओं के लिए ये सोचना कि उनकी ज़मीन नहीं, तो सबसे पहले वो उन्हीं की ज़मीन है। दूसरा ये कि भारत सरकार वहाँ पर हिंदू हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनयिक तरीके से जो करना है वो कर भी रही होगी, लेकिन वहाँ के हिंदुओं को वहीं लड़ना पड़ेगा, अपनी ज़मीन पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और कोई भी सरकार अगर एंटी हिंदू है, वहां पर इस्टेब्लिश एंटी हिंदू है, तो उसके खिलाफ आवाज भी उठानी पड़ेगी और अपने जो इलाके हैं उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। एक बात और समझिए, जब इस तरह की बात होगी कि नहीं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो वहां के हिंदुओं को यह भी अधिकार फिर बनेगा कि वो कहें कि हमारे लिए एक सुरक्षित इलाका तय कीजिए, आप वो क्षेत्र बताइए जहां हिंदू सुरक्षित रह सकें, जहां का प्रशासन, जहां के जनप्रतिनिधि, जहां की चीजें वो हिंदुओं के लिहाज से हों। क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के जब से वो एडवाइजर बने हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के, तब से ये अत्याचार बहुत बढ़ा है। शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा निकला लोगों का, उसमें सब निशाने पर लिए गए, तो सिर्फ हिंदू कहें ये ऐसा नहीं है। जब मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ दी गई, बांग्ला संगीतकार का घर तोड़ दिया गया, जितने निशानी थे वो तोड़ दी गई, इसका मतलब वो एक गुस्सा पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। लेकिन अब अगर कुछ हो रहा है और हिंदुओं को चुन चुन कर उनके खिलाफ निशाना बनाया जा रहा है, मुझे तो वहां एक यहीं के रहने वाले हैं अपने मित्र जो है वो वहां ढाका से कुछ दूर है, एक चाइनीज कंपनी में काम करते हैं। उनका उस वक्त स्थिति ये थी कि हम लोग एक उसमें अपार्टमेंट में रहते थे और बाकायदा वहां आर्मी लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि थाना छोड़ के लोग भाग गए थे। पुलिस, जो बांग्लादेश की पुलिस है वहां, वो छोड़ के भाग गई थी। और कमाल की बात यह कि एक वहां काम करने वाला व्यक्ति जो पुलिस में ही था, उसकी बच्ची गायब हो गई और उसको वापस लाने में बहुत ही मुश्किल हुई। उन्होंने कहा कि जब आगे पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। हम भी अभी नहीं बता सकते कौन ले गया, जबकि सबको पता है कि कौन लोग आए और उठाकर ले गए। तो स्थितियां बहुत खराब थी। अभी लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं उनको वहीं लड़ना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। यह संभव नहीं हो सकता कि भारत से कोई ऐसी डिबेट या इस तरह का करके हम सुरक्षा करें। इसको भी समझना वो बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसी विषय में एक विषय मोहन भागवत का भी जोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि वो भी हिंदुओं से रिलेटेड है। जब मणिपुर मोहन भागवत जाते हैं तो ये कहते हैं कि हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। और फिर उसमें उन्होंने कॉन्टेक्स्ट भी बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सब देशों पर तरह तरह की परिस्थितियां आई और परिस्थितियां गई,
कुछ देश उसमें समाप्त हो गए, जिसमें उन्होंने यूनान का भी जिक्र किया, मिस्र का जिक्र किया, रोम का जिक्र किया। कुछ तो बात होगी कि हस्ती नहीं मिटती हिंदुओं की। इस मामले में मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बात है कि हिंदू धर्म की जो खासियत है, विशेषता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी जो ताकत है, वो उसको अभी तक 3000-5000 साल तक जीवंत रखे हुए और वो अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वही उसकी एक वीकनेस भी है हिंदू धर्म की, कि हिंदू धर्म में जो फ्लेक्सिबिलिटी, आराम, शांति, प्यार सब कुछ है, वो आपको उस तरह से लड़ने की ताकत नहीं देती जो हमें बांग्लादेश में दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के हिंदुओं को मैं हर्ष जी की बात से सहमत हूँ कि खुद लड़ना पड़ेगा, यदि वो होना पड़ेगा। भारत सरकार को जो जरूरी है वो मदद करे, भारत के लोग भी उनकी जरूरी जो है वो मदद करे, लेकिन वो लड़ना खुद को पड़ेगा। यदि आप समझते हैं कि वो लड़ाई भारत लड़ेगा, तो मैं बताऊँ इसको दूसरी तरह से ये लड़ाई हो जाएगी। अभी वो एंटी हिंदू थोड़ी सी हो रही होगी, फिर वो एंटी बांग्लादेशी भी हो जाएगी। वो कहेंगे कि ये लोग तो भारत सरकार इसको चला रही है, तो ये बांग्लादेश के भी खिलाफ लोग। जब आवाज वहीं से अंदर से उठेगी तो लगेगा कि अपने हक की आवाज, उसकी ताकत की लड़ाई। विजय जी, फिजी में हिंदुओं की ऑलमोस्ट मेजोरिटी थी, सरकार थी। वहां पर उन्होंने प्रतिक्रांति किया और हिंदुओं को हटा दिया कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको दरकिनार भी कर दिया। हिंदू ने वहां भी शस्त्र नहीं उठाया। कश्मीर के अंदर हिंदुओं को 4.5 लाख हिंदू भाग करके आए, जम्मू आए, दिल्ली आए, बेंगलोर चले गए, बॉम्बे चले गए, लेकिन किसी हिंदू ने अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाया। तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि बांग्लादेश के अंदर वहां के उम्मीद नहीं कर रहा, मैं वही बार बार कहता हूं, मैं बार बार वही कहता हूं कि दुनिया में जहां भी इस्लाम के मानने वाले हैं, उन्होंने अपने वजूद तो छोड़ दिए, अपने एक्सपेंशन के लिए उन्होंने अपने हाथ में शस्त्र उठाया। लेकिन भारत का हिंदू समाज, जिसे हम कहते हैं ना, हम जिंदा रहे हैं, लेकिन हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमारी सीमाएं जो हैं वो ईरान तक थी। गजवाए हिंद हो चुका है सर। आज पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, अफगानिस्तान कभी हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, वो सारे हमारी सीमाएं ईरान तक जाती थी। वो सब सिमट करके यहाँ पर हम 76% बच गए हैं। मैं तो यही बचे हुए भारत में जो स्ट्रेंथ है वही आपकी मैं ये कह रहा हूं कि हम बचे जिसे हम कहते हैं अवशेष के रूप में हम अभी लड़ रहे हैं, संघर्ष रहे हैं, और कितने दिन तक बचेंगे ये कहना मुश्किल है। वही स्ट्रेंथ और वीकनेस की ही बात हो रही है। जो बात विजय जी कह रहे थे कि जो हमारी सबसे बड़ी काबिलियत है कि हम ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखते हैं, हिंदू जो है वो मानवता सर्वोच्च पद पर रखता है, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि हम शस्त्र नहीं उठाते, हम विस्तारवादी सोच की तरफ से काम नहीं करते, हम धर्म परिवर्तन वाली सोच नहीं रखते हैं। खैर, एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि साउथ अफ्रीका के दौरे पर है और 3 दिवसीय उनका यह दौरा है, जोहानिसबर्ग में आयोजित G20 समिट में ग्लोबल लीडर के तौर पर मोदी लीड कर रहे हैं। जोहानिसबर्ग की सड़कें प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम से फटी पड़ी है। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया आए प्रधानमंत्री समेत कई ग्लोबल लीडर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम हुआ। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेकरार दिखाई दिए। इस वक्त साउथ अफ्रीका मिनी इंडिया बन गया है। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। गंगा मैया के वेलकम गीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाव विभोर हो गए। तमिल में यानी तमिल भाषा में इस गीत को प्रस्तुत किया गया। दंडवत प्रणाम है, ये तो कमाल है। कई देशों की मीटिंग्स को लीड भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये भारत की धाक है जो दुनिया भी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बिल्कुल, और ये जी समिट भारत के लिए बहुत खास है, क्योंकि जब भारत ने इसकी मेज़बानी की थी 2023 से, तो भारत ने ही अफ्रीकन यूनियन को इसका मेंबर बनाया था।
और यह विशेष है इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रयास थे उसके कारण अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप मिली थी और अब साउथ अफ्रीका में इसका हो रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी इस समय वहाँ सबसे बड़े नेता, इस बार ट्रंप नहीं आ रहे वहाँ पर, इस बार वहाँ पुतिन भी नहीं आ रहे हैं, शी जिनपिंग भी नहीं है, 3 बड़े नेता वहाँ पर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए और प्रधानमंत्री मोदी इस बार 3 सेशन को वहाँ संबोधित करने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी गए तो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जब अफ्रीकन यूनियन को प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ा था तो कहा था कि भाई सिर्फ विकसित देश नहीं, जो विकासशील देश है और जो विकास करने की कोशिश में संघर्ष कर रहे हैं उन देशों का भी हाथ पकड़कर विकसित देशों और बड़े देशों की जिम्मेदारी है कि उनको मुख्य धारा में लेकर आए। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जाकर कई द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, कई इन्वेस्टमेंट का प्लान होगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा और भारत सरकार भी उन देशों में बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं कर सकती है। तो G20 प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत महत्व का है। प्रधानमंत्री मोदी कभी कोशिश करते हैं कि G20 उनसे मिस ना हो और ये अच्छा है कि इस बार वहाँ ट्रंप साहब नहीं बना। ट्रंप साहब अगर होते तो फिर कह देते कि मोदी जी से मेरी बात हुई है और तमाम चीज़ों को बोलते हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का जाना और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ संबोधित करेंगे। जी, ये जो ग्रैंड वेलकम हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अच्छा, गंगा मैया की जय के साथ विजय जी उनका स्वागत भी हुआ। एक तरफ जहां पर हम देख रहे हैं कि अजीब से एक इंस्टेबिलिटी इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिखाई दे रही है। G20 जैसा मंच कितना बड़ा माध्यम हो सकता है भारत के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी? महत्वपूर्ण है। G20 सबसे बड़ा ग्रुप है एक तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जाए और उसमें भारत की भूमिका लगातार बढ़ती गई है। पिछली बार जब हमने मेज़बानी की, जिसका जिक्र अभी किया गया, उससे भी एक ताकत बढ़ी है उसमें जो, और उस समय हुआ मुझे नहीं पता कि साउथ अफ्रीका में कितने शहरों में वो कर रहे हैं। भारत ने तो देश के 100 शहरों में G20 की जो थी पूरी उसकी भारत की धाक वो वहाँ दिखाई थी। तो उससे भी एक नए तरीके का माहौल बना था। साउथ अफ्रीका को, अफ्रीकन यूनियन को जिस तरह से शामिल किया गया G20 में भारत के मेजबानी के दौरान, उसका असर भी यहाँ पर दिखाई देगा। और दक्षिण अफ्रीका से तो भारत के संबंध बहुत पुराने संबंध हैं, गांधी से मोदी तक यदि भारत को दक्षिण अफ्रीका के साथ जोड़कर देखा जाए तो एक लंबा रिश्ता है। और G20 में ट्रंप आए ना आए, भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है और वो इस सब चीज़ों को वो सारे दुनिया के देश समझ रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी और ये जो सब चीज़ें हैं उससे दूर भारत एक मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है और वो सबको दोस्त बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। सबके साथ चलकर दुनिया को आगे बढ़ाने के जो एक्सरसाइज है उस पर काम कर रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इतना जिक्र आ गया, सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ही सुर्खियों में है। हर दिन व्हाइट हाउस से नई नई तस्वीरें आती है, ट्रंप की एक्टिविटी को लेकर बातचीत भी होती है। एक ऐसी ही तस्वीर उस वक्त आई जब न्यूयॉर्क के नए इलेक्टेड मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने के लिए वो पहुंचे। ट्रंप विरोधी होने के बावजूद जीत का परचम लहराने वाले ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप के सामने ही अमेरिका के हालातों से उन्हें वाकिफ कराया, कई कड़वी बातें भी कही। लेकिन दिलचस्प ये था कि जब पत्रकारों ने ममदानी से उनके पुराने आरोप पर सवाल पूछा जिसमें उन्होंने ट्रंप को फांसीवादी कहा था, इस सवाल पर ममदानी कुछ बोलते उससे पहले ही ट्रंप बोल पड़े और कहा कि कोई बात नहीं, आप बस हाँ कह दीजिए, अपने बयान पर कायम रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। Your answer to Stephen Nelson, he asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. And Mr. President, I wanted to ask you... And what we found time and again is that working people were left behind in the politics of our city. And what we're looking to do is put those people right back at the heart of our politics so that we don't have a situation where we're in the wealthiest city in the history of the world, and yet 1 in 5 can't even afford $2.90 for a Metro card. इंटरेस्टिंग। हर्षवर्धन जी तुरंत उनके हाथ पे पैच करते हुए बोला कि ऐसी कोई तुम्हें उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू स्ट्रेस ऑन इट, और आप बस हाँ कह दीजिए, बाकी सब समझते ही हैं। नहीं, देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये ट्रंप का जो कैरेक्टर है ना, उनका जो पर्सोना है उसको ये डिफाइन करता है। और कई बार ये भी लगता है ट्रंप के मन में कुछ चीज़ें आती हैं। आजकल तो चूंकि भारत से उनको बहुत अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही, हमें भी नहीं मिलती, उनको भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा भी था कि आजकल भारतीय हमको कम पसंद करते हैं, कल फिर मैं ऐसा करूंगा कि मुझे लव करने लगेंगे फिर से।
लेकिन जोहरान ममदानी, जिसको उन्होंने कहा था कि ये अगर आया तो मैं फंड बंद कर दूंगा, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि ये तो कम्युनिस्ट ममदानी है, इसको तो पूरी तरह से आउट कर देना है, वो जब जीत कर जाता है तो ट्रंप उसका ओवल ऑफिस में उसी तरह से वो मीटिंग करते हैं जैसे वो दूसरे लोगों से मीटिंग करते हैं। इसको यूं भी समझें, कई बार हम लोग जब कहते हैं डेमोक्रेसी का यही मतलब होना चाहिए। आप ये तो हो नहीं सकता है कि सब एक जैसा सोचने लगे, ऐसा होगा तो फिर वो वन पार्टी डेमोक्रेसी हो जाएगी जो असल में डिक्टेटरशिप है, चाइना जैसी। तो मुझे लगता है ये ठीक है। अब ये है कि दोनों की जो पॉलिसी है वो कितनी टकराएगी। और जोहरान ममदानी की जिस बात को लेकर ढेर सारे लोग उसको बढ़ा रहे हैं, देखो ममदानी ने ये बता दिया अमेरिका की वही स्थिति, इसीलिए तो ट्रंप मांगा कैंपेन कर रहे हैं। इसको समझिए, जो वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क में $2.9 की कैपेसिटी नहीं है कि लोग अपने खाने के लिए, ट्रेन में जाने के लिए, बस में जाने के लिए इंतजाम कर सकें, तो दरअसल ये दुनिया में अमेरिका की उस स्थिति को बता रहा है। और कहा जाता है ना कि अगर डॉलर डोमिनेशन खत्म हो जाए और ये जो सबके बीच में एक अलग अलग तरह से जो मीडिएशन करने का, यानी मध्यस्थता और मुद्रा, ये दो चीजें अगर खत्म हो जाए तो ट्रंप क्या कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा वो किसी लायक नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है वो स्थिति भी सामने आई, लेकिन ट्रंप है, उनका अपना एक अंदाज है। कई बार आप उसको पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन वो है अपने अंदाज में, ये भी आसान है। दो विरोधी मानसिकता भी जब मिले तो हाथ मिला सकते हैं और चर्चा हो सकती है। बात अमेरिका की है, बात ट्रंप की है ना मीनाक्षी की चुनाव में हार जीत के बाद भी जाना तो चाहिए था ना तेजस्वी को। हमारे यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यहाँ पर फिर वोट चोर गद्दी चोर जैसे नारे होते हैं, मतलब छोड़िए ना, उस तरह नहीं जाते। ट्रंप ने जो है ना ममदानी को जो है ह्यूमिलिएशन से बचा लिया, क्योंकि वो इस पर कुछ बोलते तो भी परेशानी होती, बल्कि इस तरह से एक बेहतर लीडर के तौर पे उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। भले ही हम ट्रंप को कुछ भी कहते रहे, ठीक बात, ममदानी अपनी बात कर रहे हैं और रिलैक्स कॉन्वर्सेशन था। इमेज इससे बड़ा हुआ होगा, कोई छोटा नहीं होगा।